आइए दोस्तों, आज हम जानकारी लेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अर्थात भीमराव अम्बेडकर की। भीमराव अम्बेडकर का जन्म इंदौर के माहू में हुआ था। इनकी जाति थी महार। तो भीमराव अम्बेडकर, इनका पूरा नाम भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। इनके पिता का नाम था रामोजी मालोजी सकपाल। इनके पिता का नाम था रामोजी मालोजी सकपाल और माँ का नाम था भीमाबाई। और इनकी माता का नाम था भीमराव की, अम्बेडकर की माँ का नाम था भीमाबाई। जन्म स्थान माहू, इंदौर, मध्य प्रदेश। इनका जन्म माहू, इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ था और एक महार जाति में हुआ था, जो एक अस्पृश्य जाति बताई गई थी। तो इनका जाति थी महार जाति। महार जाति उस समय एक अस्पृश्य जाति के रूप में मानी जाती थी। इनका विवाह 1906 में इनका रामाबाई से हुआ था। इनका विवाह 1906 में रामाबाई से हुआ था, किंतु ये कुछ दिनों बाद मर जाती हैं। तो इनका दूसरा विवाह होता है, वह है एक ब्राह्मण से होता है। उस ब्राह्मण का नाम होता शारदा बाई। इनकी दूसरी पत्नी ब्राह्मण परिवार से होती हैं, इनका नाम होता है शारदा बाई। जो B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे, ये अपने पिता की 14वीं संतान और अंतिम संतान थे। ये अंतिम संतान थे, तो ये घर से ज़्यादा कुशल पूर्वक नहीं थे। इन्होंने अपनी शिक्षा जो प्राप्त करी थी, वह स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करी थी, वह न्यूयॉर्क से प्राप्त करी थी। न्यूयॉर्क में इनके विद्यालय का नाम था कोलंबिया यूनिवर्सिटी। इन्होंने अपनी शिक्षा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से प्राप्त करी थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्नातकोत्तर किया था। स्नातकोत्तर वो किस भाषा से किया था? वो किया था, किस विषय से किया था? वो किया था राजनीति शास्त्र से। इन्होंने राजनीति शास्त्र से न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण की और राजनीति शास्त्र से संबंधित था। स्नातकोत्तर की शिक्षा राजनीति शास्त्र से की थी। जो ये कोलंबिया पढ़ने गए थे, वह 1913 में कोलंबिया पढ़ने गए थे। ये किसके सहयोग गए थे? ये बड़ौदा के गायकवाड़ों के एक शासक द्वारा इन्हें छात्रवृत्ति दी गई थी, 733 रुपया प्रति माह। काफ़ी बड़ी छात्रवृत्ति हुआ करती थी, वह योग्य व्यक्तियों को दी जाती थी, योग्य छात्रों को दी जाती थी। तो 1913 में बड़ौदा के गायकवाड़ शासक द्वारा जिनका नाम था, बड़ौदा गायकवाड़ शासक नाम था सयाजी राम। तो सयाजी राम द्वारा बड़ौदा के गायकवाड़ों के जो शासक थे, उनके द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति से ये न्यूयॉर्क के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी शिक्षा ग्रहण करने गए। यहाँ से इन्होंने स्नातकोत्तर करने के बाद 1916 में ये लंदन से इन्होंने कानून की डिग्री हासिल की, अर्थात बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। लंदन से कानून की डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने 1920 में अछूतों और दलितों के हक दिलाने के लिए इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था। 1920 में इनकी पहली पत्रिका थी मूक नायक। तो इन्होंने मूक नायक पत्रिका का संपादन किया। ये 1920 में ही
लौट के जब लंदन से जब बैरिस्टर डिग्री प्राप्त करके आते हैं 4 साल की, तो 1920 में ही ये सबसे पहले बम्बई के एक विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर नियुक्त होते हैं। प्रोफेसर होते हैं, किंतु वहाँ भी ये दलित और अस्पृश्य जाति होने के कारण इन्हें काफ़ी अपमानित किया जाता है। प्रोफेसर होने के बाद भी तो ये वहाँ से अपनी नौकरी छोड़ के चले आते हैं। तब ये 1920 में अपने हकों की मांग करने के लिए एक पत्रिका का संपादन करते हैं। वह पत्रिका होती है मूक नायक। मेरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये ज्योतिबा फूले के ही अगले अवतार थे। ज्योतिबा फूले ने सबसे पहले दलितों की मांग करने के लिए और अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए बहुत संघर्ष और आंदोलन किए थे। उन्होंने गुलामगिरी नामक जैसी पत्रिकाओं को लिखा था। अमीर वर्ग और उच्च वर्ग के बंधनों से मुक्त होने के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए थे। इन्हें शिक्षा दिलाने के अधिकार प्रदान कराए थे। ये पहले व्यक्ति थे, वह थे ज्योतिबा फूले तो सीधे एक ब्राह्मण विरोधी और जाति विरोधी भी थे। वह जातियों का विरोध भी करते थे और वह ब्राह्मणों का विरोध करते थे। कौन? ज्योतिबा फूले तो सीधे जाति विरोधी भी थे और ब्राह्मण विरोधी भी थे। लेकिन B.R. अम्बेडकर की बात की जाए तो ये विरोधी किसी के नहीं थे, किंतु अपने हकों की मांग करने के लिए ये लगातार कार्य करते रहे। इन्होंने विरोध नहीं किया, ना कोई इन्होंने किसी के विरोध में आंदोलन किया। इन्होंने अपने हकों की मांग करने के लिए लगातार इन्होंने आंदोलन किए और कानून की लड़ाई करी। तो B.R. अम्बेडकर के पिता का नाम था B.R. अम्बेडकर के पिता का नाम था रामोजी मालोजी सकपाल और इनकी माँ का नाम था भीमाबाई। इनका स्थान था माहू, इंदौर, मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था और इनके जाति महार जाति, जो एक अस्पृश्य जाति उस समय मानी जाती थी। इनका विवाह 1906 में रामाबाई से हुआ था, पहला विवाह इनकी, लेकिन पत्नी मर जाती हैं। तो इनका दूसरा विवाह शारदाबाई से होता है। शारदाबाई जो होती हैं ये एक ब्राह्मण परिवार से होती हैं। अगर B.R. अम्बेडकर के क्रम में बात करी जाए तो ये अपने पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे, और इसी प्रकार महात्मा गांधी भी अपने पिता की 9वीं संतान थे और अंतिम संतान थे। तो 1913 में बड़ौदा के गायकवाड़ शासक ने होनहार छात्रों को छात्रवृत्ति देने की व्यवस्था स्थापित की। उसमें जो होनहार छात्र हुआ करते थे उन्हें 733 रुपया उस समय के लिए बहुत हुआ करती थी, जिससे विदेशों में जाकर पढ़ाई किया जा सकता था। तो उनका उद्देश्य यही था कि जो होनहार व्यक्ति है ये विदेशों में जाके पढ़ाई करें, ये गायकवाड़ों का। तो वहाँ के शासक थे सयाजी राम। इन्होंने छात्रवृत्ति जो दी थी उसी छात्रवृत्ति के सहारे ये न्यूयॉर्क में अपनी शिक्षा ग्रहण करने गए। तो 1913 में ये जाते हैं और वहाँ के न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अपनी राजनीति की स्नातकोत्तर की शिक्षा ग्रहण करते हैं राजनीति से। 1916 में ये लंदन में जाके बैरिस्टर की पढ़ाई करते हैं। 4 साल बाद ये लौट के आते हैं तो मुंबई के एक विश्वविद्यालय में ये प्रोफेसर चुने जाते हैं। लेकिन वहाँ भी इन्हें वही अस्पृश्य जाति होने के कारण इन्हें अपना अपमान झेलना पड़ता है और वहाँ से नौकरी छोड़कर चले आते हैं। तो अपने अधिकारों की मांग करने के लिए और अस्पृश्य जाति का भलाई करने के लिए इन्होंने एक पत्रिका का संपादन किया था। वह पत्रिका थी मूक नायक। 1920 में इन्होंने सबसे पहले मूक नायक नामक पत्रिका का संपादन किया। मूक नायक पत्रिका का संपादन किया और एक संगठन का निर्माण किया था। वह था द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। 1920 में ही इन्होंने मूक नायक नामक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका थी, उसका संपादन किया। मूक नायक संपादन किया और उसी समय इन्होंने दलितों के हितों की मांग करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया था। उसका नाम था द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन। इसका निर्माण किया। 1924 में B.R. अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकरणी सभा का गठन किया। बहिष्कृत मतलब जिन जातियों को बहिष्कृत किया जाता था समाज से, उनके हित के लिए एक सभा का गठन किया। तो 1924
1924 में अंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकरणी सभा का गठन किया। बहिष्कृत हितकरणी का सभा का गठन किया और 1927 में इन्होंने बहिष्कृत सभा नामक एक मासिक पत्रिका फिर निकाली। बहिष्कृत सभा नामक एक पत्रिका निकाली। इनकी अगली पत्रिका रही बहिष्कृत सभा। इन्होंने बहिष्कृत व्यक्तियों के हकों की मांग करने के लिए इन्होंने हर जगह कानून की लड़ाई की। तो 1930 में ये अपने दलितों के और अस्पृश्य लोगों के हकों की मांग करने के लिए अपने खर्चे से ये लंदन के गुलमे सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो 1930 में ये अपने हक की मांग करने के लिए या दलितों के हक की मांग करने ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अपने हकों की मांग करने के लिए ये गए हुए थे और ये अपने खर्चे से गए हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जब महात्मा गांधी गए थे तो वो ब्रिटेन द्वारा खर्चा देकर बुलाए गए थे। सम्मेलनों में भाग लेने गए थे। वह भारत की तरफ से गई थी, एक एनी बेसेंट, एक गए थे बाल गंगाधर तिलक और गए थे B.R. अम्बेडकर। अगर कहा जाए तो B.G. तिलक भी कांग्रेस के विरोधी थे और B.R. अम्बेडकर भी कांग्रेस के विरोधी थे और एनी बेसेंट भी कुछ समय के लिए कांग्रेस की विरोधी रही थी, लेकिन एनी बेसेंट फिर कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाई गई थी लोगों के मनाने के बाद। एनी बेसेंट भी शामिल हुई थी। फिलहाल शामिल तो B.G. तिलक भी हो गए थे बाद में। B.G. तिलक ने एक बार जब कांग्रेस के विभाजन हुआ था तब कांग्रेस को भीख मांगने वाली याचिका भी बोला था। उन्होंने कहा था बैंकिंग इंस्टीट्यूट ये भीख ही मांगती रहती है, उन्होंने छोड़ दी थी। तब 1916 में जाके इन्हें शामिल किया गया था, मना के बहुत ज़्यादा मनाया गया था B.G. तिलक को, तब शामिल हुए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इन तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से जो भाग लिया था वह भारत की तरफ से वो B.R. अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। और अन्य अगर गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की बात करी जाए तो भारत की तरफ से 3 व्यक्ति अपने खर्चे से गए थे। वह गए थे एनी बेसेंट, B.G. तिलक और B.R. अम्बेडकर, ये अपने खर्चे से। बाकी जितने भी भाग लेने के लिए जाते थे वह भारत में ब्रिटेन द्वारा प्रदत्त खर्चे से ये भाग लेने के लिए पहुंचाए जाते थे। फिलहाल तीनों गोलमेज सम्मेलन विफल रहे थे और विफल रहने का अगर कारण देखा जाए तो सही तरीके से उसमें B.R. अम्बेडकर ही थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन विफल रहे थे। अच्छा, तो B.R. अम्बेडकर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए लंदन गए हुए थे। B.R. अम्बेडकर 1930 के बाद 1931 में अगला गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें भाग लिया। फिर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें भाग लिया। जब ये तीनों विफल होने के बाद फिर यहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं PM रैमजे मैकडोनाल्ड। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उसमें होते हैं PM रैमजे मैकडोनाल्ड। ये मैकडोनाल्ड इनकी बातों को सुनने के बाद इनकी तरफ प्रभावित होते हैं और इन्हें दिल्ली में बुलाया जाता है। इन्हें दिल्ली में जब मिलने आते हैं तो यहाँ पर एक इन लोगों को मतलब दलित और अस्पृश्य लोगों को पृथक निर्वाचन की अनुमति दे देते हैं। जो पृथक निर्वाचन की अनुमति दे देते हैं उसे कहा जाता है कम्युनल अवार्ड, अर्थात सांप्रदायिक पुरस्कार। वह दलितों के लिए एक प्रकार का पुरस्कार दिया गया था, उसका नाम था कम्युनल अवार्ड। तो B.R. अम्बेडकर और रैमजे मैकडोनाल्ड ने B.R. अम्बेडकर के कहने पर B.R. अम्बेडकर के कहने पर कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। अर्थात ये कम्युनल अवार्ड जो था ये इसे कहा जाए तो सांप्रदायिक पंचाट भी कहा जाता। सांप्रदायिक पंचाट भी कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचाट। ऐसे पंचाट या अवार्ड या पुरस्कार इसे दलितों को दिए गए आरक्षण को सांप्रदायिक पुरस्कार बताया गया था, अंग्रेजों द्वारा सांप्रदायिक पुरस्कार बताया गया था।
तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड के तहत पृथक निर्वाचन की अनुमति दे दी दलितों को। पृथक निर्वाचन की अनुमति का मतलब ये था कि यहाँ पर केवल पूरे भारत में 71 सीटों पर दलित चुनाव लड़ेगा और दलित ही वोट करेगा। दलित ही वोट करेगा। जो कम्युनल अवार्ड था या सांप्रदायिक पंचाट था, वह क्या था? सांप्रदायिक पंचाट। वह क्या था? पंचाट या पंचायत या पुरस्कार, एक ही बात है। सांप्रदायिक पंचायत या पुरस्कार, यह क्या था? इसमें पूरे भारत में इन्हें 71 सीटें दी गई थी चुनाव लड़ने के लिए, और इसमें कहा गया था कि यहाँ पर दलित लोग ही इन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इनमें जो निर्वाचन जो वोट डालेंगे, मत कर देंगे, वह दलित वर्ग के ही देंगे। ऐसा अस्पृश्य लोग ही इसमें मत देंगे। और उन्हीं जगहों पर अन्य वर्गों को भी सामान्य तरीके से चुनने का प्रावधान किया गया था। अर्थात जैसे मान लिया कोई विधानसभा है, जैसे मान लिया विधानसभा 108 है, विधानसभा 108 में दलितों के लिए एक अलग सांसद चुना जाएगा और अदर वर्ग के लिए एक अलग सांसद चुना, अर्थात यहीं से 2-2 सांसद बन के जाने थे। इस प्रकार का था कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट। ये मतलब स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यहाँ पर भारतीयों को और उसके बाद कहना चाहिए दलित समूह या अस्पृश्य जातियों को अलग अलग बांटा गया था, क्योंकि दलितों का नेता अलग बनेगा और अन्य हिंदुओं का नेता अलग बनेगा। तो जब ये बात पता चलती है महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी उस समय 1932 में, महात्मा गांधी उस समय 1932 में यरबदा जेल पुणे में होते हैं। यरबदा जेल पुणे में महात्मा गांधी 1932 में यरबदा जेल पुणे में होते हैं। यरबदा जेल पुणे में क्यों होते हैं? इन्होंने 1930 में असहयोग आंदोलन चलाया था। 1930 में असहयोग आंदोलन, 1930 में असहयोग आंदोलन, महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के कारण 1930 में महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के कारण इन्हें उस समय जेल में रखा गया था। और ये 1932 में जब कम्युनल अवार्ड जब घोषणा हुई थी, उस समय ये यरबदा जेल में थे। महात्मा गांधी जब ये सुनते हैं कि यहाँ से दलितों को और अस्पृश्य लोगों को अलग निर्वाचन की अनुमति दे दी गई है, तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। तो फिर वह क्या करते हैं कि आमरण अनशन कर देते हैं जेल में ही। जेल में ही जब आमरण अनशन कर देते हैं तो उस समय कई लोगों के कहने पर B.R. अम्बेडकर को बहुत लोग मनाते हैं कि जाके आप महात्मा गांधी से एक बार मिल लें और उनसे बात कर लें। लेकिन B.R. अम्बेडकर को लगता है कि हमारे जब अस्पृश्य लोगों के लिए जब अलग पृथक निर्वाचन की अनुमति दे दी गई है, उसके विरोध में ये आमरण अनशन करने लगे तो उन्हें पसंद नहीं आती है। लेकिन बहुत विद्वानों के कहने पर B.R. अम्बेडकर यरबदा जेल में इनसे मिलने जाते हैं। यरबदा मतलब पूना में। तो पूना में 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता होता है। गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता 1932 में ही गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता होता है। 1932 में गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता होता है। इस समझौता को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौता को इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इसमें होता है कि यहाँ पर अस्पृश्य लोगों को पृथक निर्वाचन की अनुमति समाप्त कर दी जाती है और सामान्य निर्वाचन में ही इनकी सीटों को आरक्षण दे दिया जाता है। सामान्य सीटों में ही आरक्षण दे दिया जाता है। तो यहाँ पर पृथक निर्वाचन जो अनुमति दी गई थी अंग्रेजों द्वारा, वो है महात्मा गांधी ने B.R. अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूल बताई थी। उसमें क्यों कि अगर आप पृथक रूप से स्वयं का निर्वाचन कराएंगे, अगर आप पृथक रूप से आप लोग अस्पृश्य लोगों को पृथक रूप से निर्वाचित करने के लिए आप अनुमति दिलाएंगे, तो ये हमेशा के लिए ये लोग अस्पृश्य कहे जाएंगे। हम जर्नल और सामान्य आम नागरिकों के मध्य ही रहें, इन्हीं में आपकी सीटों को आरक्षण दिया जाएगा। तो आप दोषी सिद्ध ना हो कि अस्पृश्य जाति को अलग अस्पृश्य माना जाए, ये ना हो। आप शामिल रहें सभी में, तो आप अस्पृश्य नहीं माने जाएंगे। तो B.R. अम्बेडकर को ये बात समझ में आती है। तो B.R. अम्बेडकर द्वारा जो पृथक निर्वाचन की अनुमति थी वह रद्द कर दी जाती है। तब B.R. अम्बेडकर अपने सामान्य सीटों से चुनाव लड़ते हैं और अस्पृश्य लोगों को चुनाव के लिए इसमें शामिल कराते हैं।
तो 1936 में B.R. अम्बेडकर सामान्य चुनाव में अपने आरक्षण लेकर चुनाव लड़ने के लिए एक पार्टी का गठन करते हैं। वह होती है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी। 1936 में ये स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का गठन करते हैं और अपने अस्पृश्य लोगों को इसी में सामान्य रूप से आरक्षण के तहत यहाँ पर चुनाव लड़वाते हैं। तो इनकी काफ़ी सीटें निकलती हैं काफ़ी। 1946 में B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा में शामिल करने के लिए इन्हें पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़वाया जाता है। ये पश्चिम बंगाल से चुनाव जो लड़वाते हैं वह जबरन जो प्रथम कानून मंत्री थे जोगेंद्र नाथ मंडल, उनके द्वारा लड़वाया जाता है। जोगेंद्र नाथ मंडल था। तो जोगेंद्र नाथ मंडल के कहने पर ये 1946 में ये बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। बंगाल से चुनाव लड़ने के बाद बंगाल से इन्होंने चुनाव लड़ा, वहाँ से जीतने के बाद ये संविधान सभा में शामिल होते हैं। संविधान सभा में इन्हें अस्पृश्य थे, ये अस्पृश्य जाति के थे, तो इन्हें समाज उस समय के लोग इन्हें संविधान सभा में शामिल करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन लोगों की बेबसी थी क्योंकि इतने कानून के ज्ञाता उसमें कोई था ही नहीं। जोगेंद्र नाथ मंडल जो पहले कानून मंत्री थे उन्हें सही से जानकारी ये थी कि संविधान सभा में अगर कानून बनाने के लिए अगर B.R. अम्बेडकर शामिल हो जाते हैं तो मेरे देश का कानून काफ़ी बेहतर बन सकता है। तो जब ये संविधान सभा का गठन होता है उसमें सांसदों में ऐसे ही व्यक्ति संविधान सभा में आते हैं। तो जो जोगेंद्र नाथ मंडल के कहने पर ये पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और सांसद बनते हैं और संविधान सभा में शामिल किए जाते हैं। कि 1946 की जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें देश आज़ाद नहीं हुआ था, तब ये बंगाल से लड़े थे। बंगाल जो कभी बांग्लादेश क्षेत्र का था। बाद में 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो वह क्षेत्र कटकर पाकिस्तान के पास चला जाता है, जहाँ से B.R. अम्बेडकर ने चुनाव जीता था। तो B.R. अम्बेडकर का क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र पुनः पाकिस्तान में चला जाता है। तो इनकी संविधान सभा के लिए भारत की तरफ से इनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। तो B.R. अम्बेडकर को संविधान सभा में पुनः शामिल करने के लिए फिर मुंबई से एक सीट से चुनाव लड़ाया जाता है। मुंबई के एक सांसद को त्यागपत्र दिवाया जाता है और यहाँ पर B.R. अम्बेडकर को सांसद वहाँ से जबरन बनाकर फिर संविधान सभा में शामिल किया जाता है। अर्थात B.R. अम्बेडकर फिर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनते हैं। उस प्रारूप समिति में कुल 7 कर्मचारी हुआ करते थे। जो इनके साथी थे वह 7 साथी थे, 7 इनके साथी थे, प्रारूप समिति थे। B.R. अम्बेडकर ने 1950 में बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। जब ये हिंदू धर्म में अस्पृश्य होने के कारण बहुत समय से लगातार अपमानित किए गए, लगातार इन्हें अस्पृश्य समझा गया, तो इन्होंने तय कर लिया था कि ये अगर धर्म छोड़ दिया जाए तो हम यहाँ पर अस्पृश्य जाति के रहेंगे ही नहीं। इनके पहले से ही इनके प्लान थे कि हम हिंदू धर्म को छोड़ देंगे। तो इन्होंने एक शब्द बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू धर्म में मरेंगे नहीं। तो लोगों को ये सुन के लगा था कि ऐसा न करें, ये ईसाई न बन जाएं कहीं अंग्रेज़ों के संपर्क में, क्योंकि इनकी अंग्रेज़ों से बनती थी और कांग्रेसियों से इनका विरोध रहता था और ये अंग्रेज़ों से मिलकर चले थे, क्यों अंग्रेज़ों से अपनी अधिकारों की मांग करते रहे थे। इसलिए जब ये अंग्रेज़ों से मिलकर चले थे और अंग्रेज़ों से अपनी अधिकारों की मांग करते रहे थे, तब भारतीय नेताओं को ये पता था कि ये कहीं हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को स्वीकार न कर ले। तब लोगों ने जब इन्हें परेशान करना चालू किया तो B.R. अम्बेडकर कानून के मंत्री, उन्हें परेशान कौन कर सकता था, कानून के ज्ञाता थे। बताया जाता है भारत में आज भी इतनी डिग्रियां किसी के पास आज भी नहीं कोई हासिल कर पाया है जितनी B.R. अम्बेडकर ने विदेशों से जाकर डिग्रियों को हासिल किया था। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, अर्थात उनका कुल जीवन काल 66 वर्ष का ही था, लेकिन जीवन काल कम जरूर था। तो जब B.R. अम्बेडकर पर लोगों को लगा कि ये हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार न कर लें, तब B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि मैं ऐसे किसी धर्म को स्वीकार नहीं करूंगा जिसकी जड़ें विदेशों में हो, मतलब जिसकी स्थापना विदेशों में हुई हो, मैं ऐसे किसी धर्म का स्वीकार नहीं करेंगे। तब लोगों को पता चला था इसका मतलब है ये अगर भारतीय धर्म किसी में शामिल होता है तो ये बौद्ध धर्म में ही शामिल होगा। जब बाद में कानून भारत आज़ाद हुआ, भारत आज़ाद होने के बाद भारत के जो कानून बनना प्रारंभ हुए तो उन कानूनों में बौद्ध, जैन और सिख को अलग धर्म नहीं माना गया, इन्हें हिंदू धर्म की ही मान्यता दी गई। ये भारत में बौद्ध कोई अलग धर्म नहीं है, अलग संप्रदाय है, मतलब संप्रदाय मतलब समूह है, लेकिन धर्म नहीं है। भारत में केवल हिंदू और ईसाई, मुस्लिम ये धर्म के नाम में जाने जाते हैं।
बल्कि जैन, बौद्ध और सिख को हिंदू धर्म में ही गिना जाता है नए संविधान में। B.R. अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में हुई थी। 1956 में B.R. अम्बेडकर का देहावसान हो गया था। देहावसान अर्थात कई बार कहा जाता है कि ऐसे निम्न में से कौन ऐसे महान व्यक्ति हैं या कौन महापुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। तो B.R. अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। और B.R. अम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम चैत्रा भूमि है। B.R. अम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम चैत्रा। छुआछूत विरोधी आंदोलन दक्षिण भारत में प्रारंभ हुआ। दक्षिण भारत में जो प्रारंभ हुआ वह दलितों और निम्न वर्ग के व्यक्तियों के अपमानित किए जाने पर था और इन्हें अस्पृश्यता या छुआछूत समझा जाता था। तो इन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो इसके विरोध में कई आंदोलन प्रारंभ हुए। जैसे आंदोलन प्रारंभ हुआ था अरबी विप्लव आंदोलन, जस्टिस आंदोलन, आत्मसम्मान आंदोलन, बायकूम आंदोलन या गुरु बायूर आंदोलन। ये आंदोलन प्रारंभ हुए थे। ये दलितों के छुआछूत विरोधी आंदोलन थे। ये दलितों के छुआछूत विरोधी आंदोलन थे। जैसे अरबी विप्लव आंदोलन प्रारंभ हुआ था, ये 1888 में प्रारंभ हुआ था। यह नारायण गुरु ने प्रारंभ किया था। ये तब प्रारंभ किया गया था जब दलित समुदाय को मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो इन लोगों ने मिलकर गुरु नारायण गुरु के नेतृत्व में शिव की प्रतिमा का अनावरण किया और स्वयं एक शिव के मंदिर का निर्माण किया था। अरबी विप्लव आंदोलन, जस्टिस आंदोलन यह प्रारंभ हुआ था कि दलित समुदाय को उच्च पदों पर या दलित समुदाय को सरकारी नौकरियों में शामिल करने के लिए जो जस्टिस आंदोलन प्रारंभ हुआ था यह न्याय को लेकर प्रारंभ हुआ था। इसमें कहा गया था कि निम्न समुदाय के व्यक्तियों को पढ़ने का अधिकार दिया जाए और इन्हें सरकारी नौकरियों में भर्ती होने का मौका दिया जाए, इसलिए प्रारंभ हुआ था जस्टिस आंदोलन। आत्मसम्मान आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था यह 1920 में प्रारंभ हुआ था। E.B. रामास्वामी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। E.B. रामास्वामी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। इनमें E.B. रामास्वामी का कहना था कि नामकरण में और विवाह जैसे कार्यों में हम ब्राह्मण समाज को नहीं बुलाएंगे। हम अपने ही व्यक्ति का सम्मान करते हुए और शिक्षित व्यक्ति को हम विवाह कार्यक्रम और नामकरण कार्यक्रम में बुलाया करेंगे। तो आत्मसम्मान, हमारा स्वयं का सम्मान यहाँ पर रखा जाएगा। यह था आत्मसम्मान आंदोलन। बायकूम आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था यह त्रावणकोर में प्रारंभ हुआ था। ये केरल, ये भी केरल में ही प्रारंभ हुआ था। केरल में अच्छा, ये जो प्रारंभ हुआ था जस्टिस आंदोलन ये मद्रास में प्रारंभ हुआ था। जस्टिस आंदोलन मद्रास में प्रारंभ हुआ था। और बायकूम आंदोलन ये त्रावणकोर केरल में प्रारंभ हुआ था। ये भी मंदिरों में दलित समुदाय अछूतों को प्रवेश न करने के कारण प्रारंभ हुआ था। तो इस आंदोलन में दलितों की ओर से दलितों के हितों हेतु यहाँ पर यात्रा, त्रावणकोर की यात्रा महात्मा गांधी ने भी करी थी। तो महात्मा गांधी ने बायकूम आंदोलन की यात्रा करी थी। गुरु बायूर आंदोलन ये 1924 का 1931 में फिर वही पनपता है। फिर यहाँ दलितों को अछूतों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए रोका जाता है। जब मंदिरों में प्रवेश करने के लिए रोका जाता है तो यहाँ भी एक आंदोलन प्रारंभ होता है। जब आंदोलन प्रारंभ होता है तो यहाँ एक व्यक्ति होते हैं के लप्पड़, इनका व्यक्ति का नाम था के लप्पड़। इस आंदोलन के लिए ये भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, अनशन पर, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। तो यहाँ त्रावणकोर के राजा द्वारा यहाँ पर दलितों के लिए भी मंदिर के द्वार खोल दिए जाते हैं।